हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वही हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत रेयर कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो अलग बात है, बट फिर भी हमारे सिलेबस में है तो इसके बारे में थोड़ा करेंगे। इसका इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा बहुत यूज आ जाता है इन लॉज का। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट वॉज गिवन बाय लेवोजियर, सो ब्रैकेट में लिखिए गिवन बाय लेवोजियर, LAVOISIER, लेवोजियर। क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट लिखिए, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during any physical or chemical change ध्यान से सुनिए, क्या है इस बात का मतलब, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। देखिए, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, उस चेंज के दौरान मैटर ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा। इस बात का क्या मतलब है, जैसे हमने कहा, माना मैंने ये लिया कार्बन C+O2, इसने बनाया CO2, तो यहां पर क्या है, कार्बन एक फॉर्म में था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दी। तो अगर वो एक फॉर्म से खत्म होगा तो किसी दूसरी फॉर्म में अपीयर होगा। हम ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जितना मास यहां कंज्यूम होगा उतना ही मास यहां फॉर्म होगा। जैसे यहां पर ये 1 है कोफिशिएंट, ये 1 कोफिशिएंट है, ये 1 कोफिशिएंट है बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। एक तरीके से इसको आप एज ए मोल ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअल में मोल नहीं होता है, ये होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट रिस्पेक्टिव इसको आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। माना अगर ये 1 मोल रिएक्ट किया, ये भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये 1 मोल फॉर्म होगा। 1 मोल का मास कितना होगा, कार्बन के 1 मोल का मास कितना होगा, 12 ग्राम, कर चुके हैं पहले। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम। CO2 का मास कितना है, ऐड कर लो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो टोटल ऐड करोगे तो 12 प्लस 32 दैट इज 44। तो एक बात देखिए, लेफ्ट साइड अगर 44 ग्राम मास कंज्यूम हुआ है तो राइट साइड भी 44 ग्राम मास फॉर्म होगा। सो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द मास कंज्यूम्ड ऑन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द मास फॉर्म्ड ऑन प्रोडक्ट साइड, ये हम कह सकते हैं। सो हम क्या कहेंगे, टोटल मास ऑफ reactant consumed is equal to total mass of product formed। तो देखिए भाई, जितना मास कंज्यूम होगा उतना मास फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। सो नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या होता है, एक बार इसकी स्टेटमेंट लिखिए। सबसे पहले लिखो गिवन बाय प्राउस्ट, ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली the same proportion of elements, irrespective of its source,
irrespective of its source or method of preparation. ध्यान से सुनिए भाई, इस बात का क्या मतलब है। एग्जाम्पल लिया हमने, एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। H2O, H2O के अंदर देखिए, अगर हम H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन यहां पर होगी 2 ग्राम के रिस्पेक्ट में, बाय मास लिख ले हम, बाय मास। अगर हाइड्रोजन यहां 2 पार्ट्स है तो ऑक्सीजन के यहां कितने पार्ट्स आएंगे, 16 पार्ट। अब देखिए इस डेफिनेशन को, ये प्योर कंपाउंड, ये एक प्योर कंपाउंड है। ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट irrespective of its source और method of preparation। मतलब एक प्योर कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हमेशा उनका प्रोपोर्शन उसके अंदर सेम रहेगा। जैसे माना वाटर लिया मैंने, वाटर मैंने कहां से लिया, पॉन्ड वाटर ले लिया माना, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में मैंने वाटर को बना लिया, या फिर रेन वाटर है, या फिर किसी और सोर्स से हमें वाटर ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन है वो वाटर प्योर होना चाहिए। तो प्योर वाटर चाहे कहीं से भी हो ऑब्टेन हो, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन में हो, चाहे किसी नेचुरल मेथड से ऑब्टेन हो, तो प्योर कंपाउंड में उसके एलिमेंट का कॉम्बिनेशन का रेशो हमेशा फिक्स होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइड्रोजन एक जगह तो गया है 2 ग्राम और दूसरी जगह कम कंबाइन कर गया, वहां 3 ग्राम कंबाइन कर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। मीन सिंपल सा है, हाइड्रोजन के अगर 2 एटम कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करेगा, चाहे हमारे यहाँ का वाटर हो, चाहे चाइना का वाटर हो, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा हो। मीन्स हमेशा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो फिक्स आएगा। ये बाय मास हो गया 2:16, बाय मोल हो गया 2:1। सो बाय मास भी कह सकते हैं इसको, बाय मोल भी कह सकते हैं। So finally, a pure compound always contain exactly the same proportion of element irrespective of its source or method of preparation। ये था भाई हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो ये प्रोपोर्शन हमेशा डेफिनेट रहेगा, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन कंबाइन करने का प्योर कंपाउंड में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछता है। इट वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन, या डेल्टन कह सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट, एक बार स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन वन एलिमेंट combines with other element to form two or more than two compounds, two or more than two different compounds, then the mass of one element which combine with fixed mass of which combines with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio, bear a simple whole number ratio। क्या है इस बात का मतलब, एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बैठा और इसने कंपाउंड बनाए, एक बनाया इसने CO और एक बनाया इसने CO2। माना ये 2 कंपाउंड बनाए हैं कार्बन ने। अब देखिए इसमें क्या है स्टेटमेंट, सुनिए। When one element combines with other element, one element combines with other element,
to form two or more than two different compounds. Mass of one element which combined with the fixed mass of other element. अब देखो यहाँ मास देखो, कार्बन का मास का रेशियो क्या है? कार्बन का मास यहाँ 12 है तो ऑक्सीजन का है 16. यहाँ कार्बन का 12 है तो ऑक्सीजन का है 32. देख लो, एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16. एक कार्बन है 12, दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 दैट इज 32. कार्बन का अगर मास फिक्स है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? दैट इज 16:32 और हम कह सकते हैं 1:2. सिंपल होल नंबर रेशियो. वापिस से देखिए क्या है मतलब इस बात का. जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे, दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड बनाए, ऐसे केस में किसी एक एलिमेंट का मास अगर वहां फिक्स है, नहीं है तो फिक्स करेंगे, तो किसी एक के फिक्स मास से दूसरे का जो मास कंबाइन करेगा उस मास का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. ये स्टेटमेंट कह रही है when one element combine with fixed mass of other element to form two or more than two different compound, then the mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio. तो किसी एक के फिक्स मास से दूसरे का जो मास कंबाइन करेगा उसका जो मास का रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. बोलो क्लियर है भाई? ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, सो नोट कीजिए इसको. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. माना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाए N2O. N2O के बाद हम कह दें NO, N2O3, NO2, N2O5. माना ये कंपाउंड्स बनाए हम नाइट्रोजन ने. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके ये वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की. इसमें मास ऑफ नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का मास कितना हो गया यहाँ 28. यहाँ नाइट्रोजन एक है तो 14, दो 28, वन नाइट्रोजन 14, टू नाइट्रोजन 28. ऑक्सीजन का मास देखिए. अब ऑक्सीजन के अगर हम देखें, वन ऑक्सीजन 16, थ्री ऑक्सीजन 48, ऑक्सीजन 2 32, 80, 5 ऑक्सीजन. अब देखो क्या स्टेटमेंट थी इसकी. स्टेटमेंट एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, ऐसे में एक के मास को फिक्स लेंगे. क्या यहाँ किसी एक का मास फिक्स है? नहीं, तो फिक्स करना पड़ेगा. कैसे फिक्स करेंगे? नाइट्रोजन 28 है, यहाँ 14 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. एक के अंदर जो चेंज करेंगे सेम चेंज हम दूसरे में करेंगे. ये 28 हो गया, ये 28, ये 28, ऐसे ही सेम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 28 हो गया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करके 64 हो गया. तो ये मास आ गया ऑक्सीजन का. मतलब जब एक का मास फिक्स लेना ही लेना है, एक का मास फिक्स हो जाए तो दूसरे के मास का रेशियो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो. अब देखो, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या कह सकते हैं? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन यहां इन कंपाउंड में कितना है? 16:32:48:64:80. ये मास है भाई. अब अगर इस मास को अगर हम देखें तो इसको सिंपल रेशियो में हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट 1:2:3:4:5. ये आएगा भाई मास. सो सेम चीज है, जब एक एलिमेंट दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करे, नहीं फिक्स मास है तो उसको फिक्स करो, तो वहां जो दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. आया समझ? नेक्स्ट लॉ आता है भाई हमारे पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. देखिए इसकी क्या स्टेटमेंट है. इट वाज गिवन बाय रीचर. when two elements combine separately with fixed mass of third element
then ratio of their masses, in which they do so is either same or in simple ratio when they combine with each other. वैसे ये लोग को आप एक्स्ट्रा मार्क कर लो, ज्यादा इसको पूछता नहीं है, मेनली तो हमसे डाल्टन्स लॉ के बारे में पूछता है, यूजुअली इसको कराते भी नहीं है, बट हम लोग इसको करेंगे, बाई चांस पूछ ले इसको, सो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, सो इसको एक्स्ट्रा मार्क कीजिए। एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, जब सब कुछ आता हो, नॉर्मल चीजें, तब एक्स्ट्रा को हाथ लगाना, अदरवाइज मत लगाना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉ लगेगा आपको, बट अगर आप इसको डाल्टन्स लॉ से थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे तो ये याद बड़े आसानी से होगा। डाल्टन्स लॉ में क्या था, एक एलिमेंट जब किसी दूसरे से कंबाइन करे, दूसरे का मास फिक्स लेते थे हम, एक एलिमेंट जब किसी दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करे तो उस एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो था। यहां पर है दो एलिमेंट जब किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करें तो उन दो एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो रेशियो या तो सेम होगा जब वो आपस में कंबाइन करें या फिर सिंपल रेशियो में होगा। कैसे है, एक बार एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए भाई, माना हमने कहा हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, सल्फर लिया, इनको कंबाइन करवाया, हाइड्रोजन ने बनाया H2O, सल्फर ने SO2 और इसने बनाया H2S। मास देखो, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है 16, सल्फर 32, ऑक्सीजन 2 है तो 32। तो देखिए क्या कहता है, जब दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करें, फिक्स मास इसका ले लिया, देखो फिक्स मास क्या लिया है 2, फिक्स मास क्या लिया है 2। जब दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करें, फिक्स मास से कंबाइन किया तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया, 32:16, ये आया इसका रेशियो सल्फर और ऑक्सीजन का। कहता है जब दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करें तो वहां जो इन एलिमेंट का रेशियो हुआ होगा, जब ये खुद से कंबाइन करेंगे उसके साथ सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। खुद के साथ कंबाइन करने पर इनका रेशियो क्या आया है, 32:32। सो ये हमारे पास वैल्यू कितनी गई, 2:1। मतलब जब दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करे तो वहां जो इन एलिमेंट का मास रहा होगा, जब ये खुद से कंबाइन करेंगे, इन मास का आपस में रिलेशन या तो ये मास सेम रहे होंगे या फिर ये सिंपल रेशियो में आएंगे। क्लियर है भाई, नोट कीजिए। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं भाई। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, कार्बन ने बनाया ऑक्सीजन के साथ CO2, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ H2O और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ CH4। ठीक है, अब यहां मास देख लो, कार्बन का 12 है तो हाइड्रोजन का 4 है, कार्बन का 12 है तो ऑक्सीजन का 32 है और हाइड्रोजन का 2 है तो ऑक्सीजन का 16 है क्योंकि 1 ऑक्सीजन है। अब देखो क्या कह रहा है, जब दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करें, देखो क्या मास तीसरे का फिक्स है, यस 12 है, तो वहां पर जो इनके एलिमेंट के मास का रेशियो रहा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या रहा है, 4:32। वहां जो इनके मास का रेशियो रहा होगा, जब ये खुद से कंबाइन करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो मास का रेशियो जो रहा होगा ये
या तो सेम होगा या सिंपल रेशियो में होगा। अब आप इसको देखिए, ये तो सेम ही आ गया। 4:32 को क्या हम कह सकते हैं, 4:32 इज 2:16। तो ये क्या रहा है, ये 1:1 या सेम कह सकते हैं कि ये सेम रहा है। पिछले केस में क्या आया था, सिंपल रेशियो में, और इस बार क्या आ गया है, सेम। तो जब दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करें तो वहां जो इनका मास का रेशियो है, जब ये खुद से कंबाइन करेंगे उस मास के रेशियो के साथ या तो सेम होगा, उसके जैसा होगा, या फिर उसके साथ सिंपल रेशियो में होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोग बच्चों को, इसके स्टेटमेंट याद करना बड़ा वो है, बट इसको आप डेल्टन लॉ से कंपेयर करो। डेल्टन में क्या था, एक एलिमेंट दूसरे से के फिक्स मास से कंबाइन करता था, यहाँ दो एलिमेंट किसी तीसरे के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं। क्लियर है? उस हिसाब से थोड़ा रिलेट करके स्टेटमेंट याद थोड़ी आसानी से हो जाएगी, अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं इनका आपस में। डेल्टन लॉ जरूर करना, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, इसको यूजुअली इन्वॉल्व ही नहीं करता है, बट फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट लॉ आता है भाई हमारे पास, गे-लुशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। सो नाम से ही क्लियर है किसने दिया है, गे-लुशक ने। सो अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो of their volume, in simple ratio of their volume, provided all measurements are done at same temperature and pressure। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये, H2 गैस, Cl2 गैस कंबाइन 2HCl गैस। तो देखो क्या कह रहा है गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। गैसेस वॉल्यूम के टर्म्स में भी कंबाइन कर सकती हैं। जैसे हम यूजुअली क्या लिखते हैं, ये Cl2 है, सॉरी H2Cl2 2HCl। देखिए गैसेस के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 मोल ऑफ H2 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ Cl2 गिव राइज 2 मोल ऑफ HCl। ये हमेशा मोल के टर्म्स में होता है एक्सप्लेन, कभी भी वेट के टर्म्स में नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं कहेंगे 1 ग्राम ऑफ H2 कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ Cl2 गिव राइज 2 ग्राम ऑफ HCl। इसको कभी वेट के टर्म्स में नहीं कहते हैं हम लोग, हमेशा इसको मोल के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन गैसेस के टर्म्स में, गैसेस के लिए हम लोग इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी कह सकते हैं। ऐसे तो कह सकते हैं 1 मोल H2 कंबाइन विद 1 मोल Cl2 गिव राइज 2 मोल HCl। इसको वॉल्यूम के टर्म्स में क्या कह सकते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। 1 वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका वॉल्यूम को आप लीटर की फॉर्म में भी ले सकते हो कि भाई अगर ये 1 लीटर कंबाइन करेगा, इसका 1 लीटर कंबाइन करेगा, तो ये कितने लीटर फॉर्म होगा, 2 लीटर फॉर्म होगा। लेकिन कंडीशन है मेजरमेंट जो की जानी चाहिए इन तीनों की, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होनी चाहिए। खुद ही सोचो यार, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, माना STP ही ले लिया, तो जो इसकी वॉल्यूम से मोल्स निकलेंगे वो मोल के टर्म में ऑटोमेटिक ही ये इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए ये यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन करना जरूरी है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। आपको वॉल्यूम नहीं देना तो आप इसको ml या लीटर के अंदर भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 1 लीटर ऑफ H2 1 लीटर ऑफ Cl2 टू गिव 2 लीटर ऑफ HCl। सो ये था भाई नेक्स्ट हमारे पास गे-लुशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ये, गैसेस के लिए बात करेंगे हम इसमें, ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं। गैसेस कंडीशन है गैसेस, और ये एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, दो कंडीशंस मस्ट हैं। सो गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है ये, और वो गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होनी चाहिए। नोट कीजिए।
नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आता है या फिर डाल्टन्स लॉ से आएगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है। सो एवोगैड्रो लॉ क्या है, ये चीज दिखिए और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसके ऊपर, मीन्स इंपॉर्टेंट है। नाम से क्लियर है, एवोगैड्रोस ने दिया है ये, लिखो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure equal volume of all gases contain equal volume of all gases contain equal number of moles और molecules ब्रैकेट में। वैसे तो यहीं तक है, बट एक नोट एटम और लगा लो तो ज्यादा बेटर रहता है, बट वो नोट एटम वाला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, कुछ केसेस में एप्लीकेबल भी है, कुछ में नहीं भी है। सो आप बस यहीं तक लिख लो, उसको नोट एटम को बाद में लिखवाता हूं। देखो क्या है, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में, PV इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए डेफिनेशन से, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम, आर तो गैस कांस्टेंट है, ये भी सेम, तो मतलब गैसेस के लिए कोई भी गैस हो उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम ले लो, आर तो सेम है ही, सो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये इसकी इक्वेशन वाली फॉर्म है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। देखो अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, आर सेम, अगर वॉल्यूम भी इक्वल हो जाती तो मोल भी इक्वल आ जाते, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, मोल सेम है तो मॉलिक्यूल तो सेम आने ही है, बिकॉज मॉलिक्यूल का नंबर हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल का नंबर हम निकालते हैं मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखिए नोट कीजिएगा। एग्जांपल देखो भाई, ये मैंने 4 गैसेस लिखी, ये हमारे पास गैस होगी, गैसेस एग्जांपल, गैसेस ये होगी, क्या कंडीशन थी इसकी, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी गैस का टेम्परेचर मैंने सेम रख दिया, TTT रख दिया, सेम प्रेशर रखा, अगर इसका P है तो इसका भी P है, कंडीशन मैंने कर दी सेटिस्फाइड, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, माना वॉल्यूम भी इक्वल ले ली, तो ये क्या कहता है, तो मोल्स इक्वल होंगे, अगर इसके n मोल है तो इसके भी मोल्स कितने होंगे, n, इसके भी n, इसके भी n, सो मोल्स का नंबर इक्वल होगा। सो कब, टेम्परेचर और प्रेशर सेम लेने के बाद अगर वॉल्यूम आप सेम ले लेते हो तो मोल्स भी सेम आएंगे, उसके साथ मोल्स के साथ साथ क्या चीज भी सेम आएगी, मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम आएगा। आप खुद देखो निकाल के, मोल n है तो मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो गया, n इंटू Na निकालना बताया ही हुआ है। मोल अगर हमें गिवन है तो मॉलिक्यूल का नंबर कैसे निकालते हैं, आप खुद देख लीजिए, इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, तो वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम हुए, मोल सेम हुए तो मॉलिक्यूल भी सेम हुए। अब देखिए एटम्स के लिए क्यों नहीं इसको लिखते हैं, अब आप खुद देखो, एटम्स का नंबर कितना है, मॉलिक्यूल के नंबर को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम्स का नंबर आ जाता है। एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, इतने मॉलिक्यूल में एटम कितने होंगे, 2 इंटू n इंटू Na, इसमें कितने एटम है, 3 इंटू n इंटू Na, इसमें कितने हैं, 2 इंटू n इंटू Na, इसमें कितने हैं, यहां पर है हमारे पास 5 इंटू n इंटू Na, ये एवोगैड्रो नंबर, ये एटम्स का नंबर हो गया। अब एटम का नंबर देखो आप, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब अगर सारी डायटोमिक गैस होती तो एटम्स का नंबर इक्वल आ सकता था, सारी ट्राइएटॉमिक गैस होती, 3 एटम होते सभी में, एटम का नंबर इक्वल आ सकता था, बट अगर गैस की एटॉमिसिटी अलग है,
एटम का नंबर जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। सो इसीलिए एटम्स के लिए इसको स्पेसिफाई हम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था ब्रैकेट में लिख दो नोट एटम्स, बट नोट एटम इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा, कई बार इक्वल भी हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, बट डेफिनेटली दो चीजें इक्वल होंगी, दैट इज मॉलिक्यूल एंड मोल। मोल एंड मॉलिक्यूल का नंबर इक्वल होगा। सो अब उस स्टेटमेंट में ब्रैकेट में लास्ट में नोट एटम्स लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? सो फाइनली अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम अगर ले लें तो मोल का नंबर भी इक्वल होगा और मॉलिक्यूल का नंबर भी इक्वल होगा। एटम्स का नंबर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ये था एवोगैड्रोस लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? इसके पॉइंट्स देखिए। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम। कोई भी मैटर है, चाहे आप कार्बन ले लो, चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे ये बोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, हर मैटर एक छोटे से इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। मतलब चाहे गोल्ड होगा, चाहे ये बोर्ड है या चौक है मेरे हाथ में, कोई भी मैटर है वो एक छोटे से पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं एटम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब माना मैंने कार्बन लिया, कोयला लिया, कोयले के अंदर सारे कार्बन के एटम हैं, जितने भी कार्बन के एटम है सब आइडेंटिकल होंगे ऑल रिस्पेक्ट में, उनकी शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ बराबर आएगा, सेम जाएगा, सेम टाइप से प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सो एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ये भी ऑब्वियस है। मैं गोल्ड के एटम्स को कार्बन के एटम के साथ कंपेयर करूं, प्रॉपर्टीज साफ साफ हमें अलग दिखाई देंगी। गोल्ड के एटम्स की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, उनका साइज, उनकी वॉल्यूम भी अलग होगी। कार्बन के एटम्स के लिए ये चीजें अलग होंगी। सो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी भाई। क्लियर है? सो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डाल्टन्स लॉ, जिससे सवाल पूछता है, या फिर एवोगैड्रोस लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एवोगैड्रोस लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम भाई मोल इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक मोल के बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछले वाले लेक्चर्स, जो लेक्चर शायद सेकंड और थर्ड था, उसको जरूर देख के आए। और ये बहुत जरूरी है, मोल एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड होंगे। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं भाई, और आज की क्लास को यहां वाइंड अप करते हैं। पढ़ के आइएगा। थैंक यू।